Yes. तो अभी तक we have covered this part कि how India is a federal country, how this there is a distribution of legislative powers and what type of status is given to different states. उसके बाद किया था हमने language policy के बारे में, then linguistic states कि English and Hindi they are used as official languages. After that we read about this center state relation कि 1990 से पहले most of the time same party ki government was there in center as well as in majority of states, but and then at that time there was no problem, but later on when this there was difference in the parties कि center में some different parties government is there was there and states में कुछ और parties की government है, तो at that time there were problems क्योंकि कई बार क्या होता है वो पार्टीज हर पार्टी अपने आप को डोमिनेंट दिखाना चाहती है तो दूसरे को नीचे करने के लिए या उस वहाँ पर उस स्टेट की गवर्नमेंट को कई बार हटा भी दिया गया बाय मेकिंग यूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल। एक स्पेशल प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्टेट की गवर्नमेंट को हटाया भी जा सकता है और वो आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 356। तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ 90s के बाद में ज़्यादातर वट एवर वाज सीन 90s से लेकर के तकरीबन 2014 तक इन आर कंट्री कोलिशन गवर्नमेंट्स ही रही। कोलिशन मतलब बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाई बिकॉज नो सिंगल पार्टी वाज एबल टू गेट द रिक्वायर्ड सीट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेजोरिटी। 272 सीट्स चाहिए तो इतनी सीट्स किसी को भी नहीं मिली। तो फिर रिजल्ट क्या हुआ कि कई सारी पार्टीज ने मिलकर अपनी कोलिशन अपने अलायंस बना लिए और अलायंस बना के फिर अपनी सरकारें बनाई जिसमें दो अलायंस आर वेरी पॉपुलर और जिनकी गवर्नमेंट्स बनी। एक था दिस यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और यूपीए जिसमें कांग्रेस पार्टी वाज द मेन वाज क्या अभी भी है कांग्रेस पार्टी वाज द मेन पार्टी और उसके साथ बहुत सारी स्मॉल पार्टीज जो रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने उसका साथ दिया। और दूसरा जो अलायंस है मेन है वो दैट इज एनडीए। एनडीए क्या है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए पॉपुलर बोला जाता है उसको। तो उसमें आ जाती है मेन जो पार्टी है दैट इज बीजेपी पार्टी और बीजेपी के साथ बहुत सारी और जो रीजनल पार्टीज है छोटी पार्टीज है वो मिलके उन्होंने अपना अलायंस बना लिया। तो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है 2014 के बाद से अब तक तो ये गवर्नमेंट में बीजेपी को आप ही पूरी सीट्स मिल गई थी 272 से ज़्यादा। फिर भी उन्होंने क्योंकि इलेक्शन से पहले कहा था कि हम मिलके ही काम करेंगे अपना अलायंस बना के गवर्नमेंट बनाएंगे तो उन्होंने दूसरी पार्टीज को भी अपने साथ ही रखा अभी तक भी साथ ही हैं। बट जो ज़रूरी नहीं होता है कि अगर मान लो बीजेपी पार्टी को पूरी सीट्स ना मिलती 272 फिर बाकी पार्टियां तो है ही हैं उनको जितनी जितनी मिली किसी को 1 सीट मिली किसी को 2 मिली किसी को 4 मिली तो सबको इकट्ठा करके टोटल करके फिर वो 272 272 बना सकते थे तो अलायंस की गवर्नमेंट थी। अभी भी अलायंस तो है बट उस अलायंस के अंदर भी जो मेन पार्टी है डोमिनेंट पार्टी है बीजेपी उसको अपने आप से ही ज़्यादा सीटें मिली हुई हैं तो मतलब उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ऑन दी अदर साइड जो 2000 से पहले जो गवर्नमेंट थी यूपीए की 10 इयर्स तक जो रही ना जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज अवर प्राइम मिनिस्टर तो वो यूपीए की गवर्नमेंट में कांग्रेस मेन पार्टी थी बट कांग्रेस को अपने आप को पूरी 272 सीटें नहीं मिली हुई थी। उनको तकरीबन जो पहली बार गवर्नमेंट बनी थी 2004 से लेके 2009 तक उसमें 142 पता नहीं 145 के आसपास सीटें थी उनकी अपनी बाकी की दूसरी पार्टीज ने मिलकर उनका साथ दिया। ऐसे ही फिर जब दूसरी बार वो गवर्नमेंट बनी यूपीए की 2009 में तब भी उनकी सीटें 140 के अराउंड ही थी। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर दैट यू कैन चेक फ्रॉम द नेट ऑल्सो अगर रिक्वायर्ड हो तो मतलब उनकी अपनी सीटें नहीं थी 130 140 के आसपास ही थी। फिर दूसरी पार्टीज ने उनका साथ दिया और उन्होंने 272 किसी तरीके से पूरी करके अपनी सरकार बनाई। ठीक है कहने का मतलब है कि कोलिशन में जो मेन पार्टी है डोमिनेंट पार्टी है वो एक सेंट्रल पॉइंट होता है वो मतलब अपने साथ साथ छोटी छोटी पार्टीज को इकट्ठा कर लेते हैं तो मिलके सरकार भी बना सकते हैं। अगर किसी एक को पूरी सीटें मिल जाए तो वो तो ऑब्वियसली वो उनके लिए तो बड़ी हैप्पीनेस की बात होगी वो बना ही सकते हैं। ठीक है तो दोनों तरह से काम चला। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मेन पेज जो हमारा ये वाला पेज है एंड वेरी इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे यू हैव टू अंडरलाइन ऑल्सो ऑल दिस डाटा इज बेस्ड ऑन द सेंसस ऑफ 2011। ठीक है अब 2021 हो गया तो अब 21 में नया सेंसस होना था बट अभी ड्यू टू दिस प्रेजेंट एपिडेमिक वो काम स्टार्ट नहीं हो पाया। बट अदरवाइज हर 10 ईयर्स के बाद हमारा सेंसस होता है मतलब काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री होती है ह्यूमन पॉपुलेशन। तो और बाकी की बातों की भी स्टडी होती है उस सेंसस में। बट अभी तक जो बुक्स में हमें मिलता है प्रिंटेड वो 2011 का ही मिलता है तो वी विल फॉलो दैट ओनली। ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है यू कैन प्लीज अंडरलाइन
This census recorded more than 1300 distinct languages which people mentioned as their mother languages या mother tongues. Underline 1300 distinct languages. मतलब पूरे इंडिया में इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री कितने लैंग्वेजेस को लोगों ने लिखवाया. जैसे हम लोग पंजाब में सेंसस होगा तो वी पीपल विल से कि हमारी मदर टंग है पंजाबी, है ना. ऐसे तमिलनाडु में जाएंगे सेंसस वाले लोग तो उनको वो लोग क्या बताएंगे कि उनकी मदर टंग है तमिल. ऐसे ही असम में जाएंगे तो वो कहेंगे हमारी मदर टंग है असमिया लैंग्वेज. बंगाल में जाएंगे तो वो कहेंगे बांग्ला हमारी मदर टंग है. ऐसे मतलब अलग अलग जगह की ऐसे हमारी कंट्री में 1300 है. सो अंडरलाइन करिए, ये एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन में. उसके बाद है दीज लैंग्वेजेस वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर सम मेजर लैंग्वेज. अब मेजर लैंग्वेज का मतलब कि भाई इनका जो लिखने का स्टाइल है, जैसे जो स्क्रिप्ट होती है ना, लिपि जिसको बोलते हैं स्क्रिप्ट, तो इनको मेन मेन उनके फिर ग्रुप बना दिए गए. जैसे हम कहते हैं हिंदी है तो हिंदी को भी बोलने के बहुत सारे तरीके हैं. अवधी स्टाइल भी हो सकता है, बिहारी स्टाइल भी हो सकता है, भोजपुरी स्टाइल, मैथिली स्टाइल. हिंदी के भी बड़े सारे वेज हैं बोलने के, ठीक है. बट अदरवाइज तो मेन मेन सेक्शन कौन सा है, मेन वो हिंदी के अंडर ही आ जाते हैं, ठीक है. तो ऐसे ही सारी जो ये 1300 लैंग्वेजेस थी उसको अलग अलग उसके ग्रुप बना दिए गए. उन ग्रुप्स को बना के फिर अब जैसे ये लिखा ना एग्जाम्पल, ये भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली एंड मेनी अदर वर ग्रुप्ड अंडर हिंदी. भी ये सारी हिंदी के ही अलग अलग जैसे सब पार्ट्स इसको कह सकते हैं. फिर ये ग्रुप बनाने के बाद क्या हुआ, आफ्टर इवन आफ्टर ग्रुपिंग सेंसस फाउंड 121 मेजर लैंग्वेजेस. अभी भी मतलब 1300 को और छोटा करके मतलब उसको ग्रुप्स में भी अगर बांट दिया तो भी कितने ग्रुप बन गए, 121 के, जो मेन मेन लैंग्वेजेस हैं, ठीक है. अदरवाइज पूरी देखें तो 1300, उनको भी कैटेगरी बना दें, भी मिलती जुलती लैंग्वेजेस को एक हेडिंग के अंदर रख दिया तो भी कितने ग्रुप बन गए, 121. अब इनमें से भी जो और ज़्यादा जो मैक्सिमम लोग बोलते हैं वो कितनी लैंग्वेजेस ले ली गई. ऑफ दीज प्लीज अंडरलाइन 22 लैंग्वेजेस आर नाउ इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये शेड्यूल, ये जैसे हम चैप्टर होते हैं ना बुक्स के चैप्टर, तो सेम वे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया वो शेड्यूल्स बना के उसको लिखा गया, चैप्टर नंबर ऐसे आप समझ लो. तो उसमें कितनी, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन इंक्लूडेड, 22. तो सिंस दीज 22 लैंग्वेजेस के नेम्स हैव बीन मेंशन्ड इन द शेड्यूल, 8th शेड्यूल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस करके ये जो लैंग्वेजेस हैं प्लीज मार्क देम, इनको कहा जाता है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. तो जैसे अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैन बी देयर, व्हाट इज मेंट बाय शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, तो आप कहोगे शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस मीन्स दोज 22 लैंग्वेजेस विच हैव बीन named, which have been mentioned in our constitution, 8th schedule of our constitution. तो शेड्यूल में आने के करके उनका नाम पड़ जाता है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. तो जो बाकी हैं दे आर नॉन शेड्यूल्ड. ये जो 121 मेन ग्रुप्स थे उसमें से 22 हो गई शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. जो बाकी की बच गई, कितनी बच गई, 121 तो यही हो गई, एक और ले लो, कितनी हो गई, 99 बच गई. तो बाकी की जो 99 है दे आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. ठीक है. तो इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस इंडिया इज परहैप्स द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड. ये दिस इज वेरी मच ट्रू कि इतनी और कोई वर्ल्ड का कोई कंट्री नहीं है जहाँ लोग इतनी सारी लैंग्वेजेस बोलते हो, इतनी सारी लैंग्वेजेस को मतलब उनकी मदर टंग्स हो, वेराइटी हो, इतनी वेराइटी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है. ठीक है. फिर उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पेज के ऊपर. तो इसमें क्या है, यहाँ से देखिए, नो वन लैंग्वेज इज द मदर टंग ऑफ मेजोरिटी ऑफ अवर पॉपुलेशन. मतलब कोई एक लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि जो ज़्यादातर लोगों की मदर टंग हो. ठीक. अब क्या है, लार्जेस्ट लैंग्वेज हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% इंडियंस, 44% इंडियंस. ये सबसे बड़ी जो लैंग्वेज है ज़्यादा बोली जाती है वो दैट इज़ हिंदी. बट सरप्राइजिंगली हिंदी भी कितने ऑन एन एवरेज मतलब अप्रॉक्सीमेटली देखें तो इट इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली 44%. अच्छा, अब 44% तो है वो लोग जिनकी मदर टंग है ये हिंदी. उसके अलावा बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेनी पीपल आर देयर दोज हु अंडरस्टैंड हिंदी, दोज हु कैन स्पीक हिंदी, थोड़ी बहुत लिख भी सकते हैं, मतलब हिंदी में काम कर सकते हैं. जैसे हम पंजाब के लोग हैं, हम तो चलो स्कूल में पढ़ने पढ़ाने का काम करते तो वही तो स्टडी है ना. बट अदरवाइज आप देखो, मान लो विलेजेस में लोग हैं या कोई टाउन्स में हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी है या अनपढ़ भी हैं, तो वही थोड़ा बहुत हिंदी वो समझ तो जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते, दे आर अनएबल टू स्पीक नाइसली. एक्सेंट बढ़िया नहीं होता, मतलब पंजाबी लोग हिंदी बोलते हैं तो मतलब अलग ही पता चल जाता है ना, एक्सेंट अलग हो जाता है. बट स्टिल हिंदी समझ तो लेते ही हैं
क्योंकि मिलती जुलती लैंग्वेज है। तो ऐसे ही है यहाँ पे भी, अगर ऐसे जो लोग समझ जाते हैं उनके भी नंबर को मिला ले तो क्या है, स्टिल दिस नंबर इज, क्या लिखा हुआ है, स्टिल लेस देन 50% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। मतलब अभी भी जो हिंदी को जानने वाले या समझने वाले प्लस जिनकी तो मदर टंग है उनको भी मिला लें तो भी कुल मिला के पूरे कंट्री के 50% से कम ही लोग हैं जो हिंदी के साथ कंफर्टेबल हैं। मतलब इतने तो हैं भी, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हम मोटा मोटा भी अगर राउंड फिगर भी कर लें, मेन अप्रोक्सीमेशन भी कर लें, तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से कि भाई 50% लोग ही हमारे इंडिया के, भारत के, दे कैन अंडरस्टैंड हिंदी, है ना। तो फिर बाकी 50% वो तो नहीं समझते या बोल नहीं पाते हैं या बहुत ज़्यादा समझ नहीं रखते हैं। तो फिर क्या है, उनकी भी तो लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है ना। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, तो चलो जी आप इंडिया के नहीं हो या आपको उनको अलग थलग कर दे, ऐसे तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। फिर क्या होता है, एज फॉर इंग्लिश, इंग्लिश का भी बताया गया है, एज फॉर इंग्लिश ओनली 0.02% इंडियंस रिकॉर्डेड इट एज देयर मदर टंग। सिर्फ 0.02, आप देखो सिर्फ 0.02 कितना निग्लिजिबल पार्ट होता है। इतने ही लोगों ने इंग्लिश को लिखवाया है अपनी मदर टंग। जो सेंसस में इंफॉर्मेशन को लिखा था तो उस समय ओनली 0.02% लोगों ने कहा कि अवर मदर टंग इज इंग्लिश, और बाकियों ने नहीं कहा। दैट मीन्स जो एज ए मदर टंग इंग्लिश का रोल इज वेरी वेरी लेस इन अवर कंट्री। अनदर 11% नो इट एज ए सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज। कि 0.02% की तो मदर टंग है इंग्लिश, और बाकी के जो हैं और भी मिला दें कि जो इंग्लिश को थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, मदर टंग तो नहीं है, ऐसे जैसे हम लोग हैं। तो वी पीपल डोंट हैव इंग्लिश एज अवर मदर टंग, वो हमारी पंजाबी है। बट वी ऑल पीपल कैन स्पीक इंग्लिश, काम चला सकते हैं अपना, समझ लेते हैं, वी अंडरस्टैंड इंग्लिश, वी राइट इन इंग्लिश, हम अपना काम बढ़िया तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। वी आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश। तो ऐसे ही सारे कंट्री में टोटल अगर मिला दें तो अराउंड 11% लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं, काम कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से जानते हैं तो उसको हम कह दें सेकंड। कि जैसे हम मान लो पंजाबी हमारी मदर टंग है, इंग्लिश में हम सेकंड कंफर्टेबली काम कर लेते हैं। और कई ऐसे लोग हैं थर्ड लैंग्वेज, कि जैसे कई लोग हैं मान लो वो पंजाबी मदर टंग, उसके बाद वो हिंदी में बढ़िया काम कर सकते हैं, हिंदी उनकी हो जाएगी सेकंड टंग, सेकंड लैंग्वेज। उसके बाद इंग्लिश में थोड़ा काम कर सकते हैं, वो हो जाएगी उनके लिए थर्ड लेवल के ऊपर आ जाएगी। कहने का मतलब कि भी नॉलेज होना एक इज़ ए डिफरेंट थिंग, मदर टंग होना इज़ ए डिफरेंट थिंग। यहाँ पर बस यही बताया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर ये नहीं आपने करना, कम टू दिस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, आगे क्या दिया हुआ है, लैंग्वेज का नेम इज गिवन ऑन लेफ्ट साइड एंड ऑन राइट साइड प्रपोर्शन ऑफ स्पीकर्स परसेंटेज में। कि परसेंटेज का मतलब कि अगर मान लो 100 लोग हैं तो 100 में से हाउ मेनी परसेंट पीपल स्पीक दीज लैंग्वेजेस। नाउ यू प्लीज अंडरलाइन वट इज़ द, ये लेटेस्ट डाटा लेना बेटे, ठीक है, पुरानी बुक्स वाला नहीं लेना। तो आप बताओ इसको पूरे को रीड करके, वट इज़ द हाइएस्ट परसेंटेज, विच लैंग्वेज हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ स्पीकर्स, कौन सी है, हिंदी। एबल टू फाइंड, हिंदी। है ना। तो प्लीज़ अंडरलाइन कर लो, इसको सर्कल में कर लो। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच लैंग्वेज हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स। वैल्यू नहीं याद करनी, इसको सिर्फ पढ़ना ही है, बट लैंग्वेज का नाम आपने याद करना है। अच्छा, आफ्टर दिस सेकंड हाईएस्ट कौन सी है बच्चे, देखिए ज़रा, सेकंड हाईएस्ट, बंगाली। बंगाली। एक मिनट, कहाँ पर है बंगाली, एक मिनट, सेकंड। ओके 8.02, वेरी गुड, शाबाश, इसको आप अंडरलाइन करिए। सेकेंड नंबर पे है बंगाली, या बांग्ला भी बोल देते हैं, बांग्ला लैंग्वेज या बंगाली लैंग्वेज। उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन सी है बच्चे, फाइंड करिए ज़रा। तेलुगु। मराठी। तेलुगु। कितने, कहाँ पर है बच्चे बताइए, मराठी है। हाँ ढूंढ लो। तेलुगु। मराठी। लड़ाई मराठी नहीं करनी है, 6.86 है। डोंट फाइट, एक मिनट अभी देख लेते हैं। तेलुगु है 6.7, और गुजराती तो, मराठी 6.86 है। मराठी, मराठी कहाँ पे है, 6.86, हाँ मराठी आएगी बेटे। एक्सक्यूज मी मैम, मैम मेरे टेबल में लिखा है तेलुगु 7.19 मैं एंड बताती मराठी बताती हूँ, एक 6.9। टेबल, यही तो मैं कह रही हूँ। ये टेबल मेरे पास भी पुरानी बुक थी, उसमें भी पुरानी वैल्यूज दी हुई हैं, उसमें जो है ना वो डाटा 1991 का दिया हुआ, तभी मैंने कहा ये पेज, नए वाला पेज आपने निकाल के लेना है, ये वाला। तो ये डाटा 2011 के बेसिस के ऊपर है। तो जिन बच्चों के पास पुरानी बुक्स हैं वो जरा यहाँ ध्यान करो, यहाँ पर कुछ और लिखा होगा, वो गलत है, ठीक है।
आपने ये लेटेस्ट वाली जो डाटा है, वैल्यूज़ हैं, वो लेनी है। तो मैं कोई बात नहीं, आई विल सेंड दिस पेज इन द क्लास ग्रुप में भेज दूंगी, अदरवाइज आप नेट से खुद भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग है, पुरानी वाला नहीं बोलना आपने, ठीक है जी। तो कोई नहीं, हमने सारी याद नहीं करनी है, आपने मेन याद कर लेना है। नंबर 1, आप इसको ऐसे भी कर लो या पेंसिल से आप नंबरिंग कर सकते हो। नंबर 1 हिंदी सबसे ज़्यादा, फॉलोड बाय नंबर 2 के ऊपर बंगाली, उसके बाद नंबर 3 पे कौन सी बताई थी, मराठी है ना, आपने मराठी बताया था ना, हाँ 6.8 से, इसको नंबर 3 कर लो। और जो बच्चा थोड़ा ज़्यादा लर्न कर सकता है वो नंबर 4 पे कर लो, तेलुगु। तो मतलब ये अब इतनी सारी 22 लैंग्वेज, सबका तो याद करना पॉसिबल नहीं है, बस आपने लैंग्वेज का नाम याद कर लेते हैं। अभी याद हो गया, मुझे तो याद हो गया, आप देखो आपको लर्न हुआ कि नहीं। सबसे ज़्यादा हिंदी, आफ्टर दैट बांग्ला या बंगाली, आफ्टर दैट मराठी, और लास्ट 4th नंबर पे तेलुगु। 4 तो याद कर ही सकते हैं, हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, राइट। तो ये हमने लेटेस्ट डाटा को लेना है, ठीक है। अच्छा, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, संस्कृत के आगे एन क्यों लिखा है? कहाँ है संस्कृत? हाँ, संस्कृत के आगे ये एन का मतलब नॉट एप्लीकेबल, कि वैसे तो संस्कृत से ही हमारी जो लैंग्वेजेस हैं वो निकली हुई हैं, बट एज सच बहुत निग्लिजिबल नंबर है। बहुत मतलब लैंग्वेज यहाँ बोलने का मतलब कि अपने पूरे दिन में, सारे दिन में हम कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा बोलते हैं। तो संस्कृत के लिए डाटा अवेलेबल नहीं है, बहुत बहुत रेयर लोग हैं जो अपने पूरे दिन में कंफर्टेबली सारा दिन, हम जो घर पे जैसे बोलते ही हैं, तो वो संस्कृत बोलने वाले लोगों का नंबर अवेलेबल नहीं है। पूरा फुल फ्लेज्ड संस्कृत में बहुत शायद ही कोई हो कि जो बोलते हैं, मतलब अदरवाइज तो लैंग्वेज जानते हैं, बट जैसे हम, लेट अस टेक अवर ओन एग्जांपल, वी पीपल वी नो इंग्लिश, हम अपना स्कूल में काम वी डू इन इंग्लिश, पढ़ते हैं, लिखते हैं, पेपर देते हैं, बट हम सारा दिन घर पे इंग्लिश नहीं बोलते हैं। वी स्पीक अवर मदर टंग, वही बोलते हैं ना, उसमें बोल के हमें वी फील वेरी हैप्पी, खुश रहते हैं। हमें क्यों रहते हैं? क्योंकि वो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, रादर वी शुड फील प्राउड ऑफ अवर ओन लैंग्वेजेस। ऐसा नहीं कि इंग्लिश कोई बहुत बड़ी लैंग्वेज है कि उसको ही हमने करना है, नो, दैट देयर इज नथिंग लाइक दैट। सिर्फ हम इंग्लिश में इस करके करते हैं क्योंकि आज जो इंटरनेशनली ये लैंग्वेज को मैक्सिमम लोग जानते हैं, इसमें काम करते हैं, तो काम करना ईजी हो जाता है ना, तो बिजनेस करना, जॉब करना, आगे मतलब इंटरेक्शन करना ईजी हो जाता है, तो उस तरीके से है। बट वी कैन नेवर से एंड वी शुड नॉट से, रादर आई वुड से, हमें कहना भी नहीं चाहिए ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, दिस इज़ नॉट अवर मदर टंग। तो हमें इसके पीछे पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमें बोलनी आनी चाहिए। लैंग्वेज कोई बुरी नहीं है, वी शुड लर्न, कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, बट ये नहीं कह सकते कि सबसे बढ़िया इंग्लिश ही है और बाकी सब बेकार लैंग्वेजेस हैं, यूजलेस है, ऐसे नहीं हमें कहना चाहिए। जो चीज़ अपनी है नहीं, उसके लिए हम प्राउड फील करें। अब यू वुड हैव सीन, एक मिनट, लेट मी जस्ट ए सेकेंड, चलो, let me start the next slide that is there। ये वाला पेज हमने किया था, आई वॉज हैविंग ओल्ड एडिशन बुक, तो दैट इज़ वाई आई टुक दैट न्यू पेज। नाउ इसके बाद में जो नेक्स्ट पेज आपकी बुक पे दिया है ना बेटे, जो आगे दिया है ना, सम एक्सर्प्ट्स आर गिवन आर्टिकल्स के, वो सिर्फ रीड करने हैं, उसमें कोई समझना नहीं। इफ़ यू वांट टू रीड देन इट्स ओके, इफ़ यू डोंट वांट टू रीड देन ऑल्सो फाइन। वो कोई एज सच कोई वो नहीं है कि आपको आएगा पेपर में, दैट इज़ जस्ट द दीज व्हाट कैन वी से स्टेटमेंट्स गिवन बाय वन हिस्टोरियन, या आगे नीचे नाम दिए हुए नेहरू, पटेल, राजा जी, ऐसे उनकी स्टेटमेंट्स हैं, सो दैट यू कैन जस्ट रीड, ठीक है, उसमें कोई लर्निंग नहीं करनी है, नथिंग टू बी डन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डिसेंट्रलाइजेशन। अब इन इंडिया, नाउ डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, प्लीज़ पहले अंडरस्टैंड कर लें इसका मीनिंग, आफ्टर दैट वी रीड फॉर्मली। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है ऑपोजिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब आप कहोगे कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, लेट अस टेक एग्जांपल, मान लीजिए आपके क्लास टीचर हैं, तो क्लास टीचर कीप्स ऑल पावर्स विद हर। फाइन कलेक्ट करना है तो मैम ही कलेक्ट करेंगे, यूनिफॉर्म डिफॉल्टर्स निकालने हैं तो क्लास टीचर विल टेक आउट दो स्टूडेंट्स, लंच डिफॉल्टर्स निकालने हैं, जो लंच नहीं लेके आते हैं, खाते नहीं हैं, वो भी मैम चेक करेंगे। कोई और काम है, असाइनमेंट नहीं टाइम पे दी, वो भी मैम करेंगे। मतलब ऑल पावर्स किसके पास हैं, डिफॉल्टर निकालने की, सब तरह की पावर किसके पास है, दैट इज विद द मैम, विद क्लास टीचर मैम, ठीक है। दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन।
ऑन दी अदर साइड अगर मैम ये करते हैं कि भी मैम के पास भी टाइम कम है, शी हैज़ टू अटेंड अदर क्लासेस ऑल्सो, देन व्हाट कैन शी डू, काम को कंफर्टेबल और बढ़िया वे से करने के लिए व्हाट कैन शी डू, शी कैन सिलेक्ट फ्यू मोनिटर्स इन द क्लास। मोनिटर मतलब कुछ बच्चों को चूज कर ले कि यू दे विल बी हेल्पिंग क्लास टीचर मैम। अब एक बच्चे को बना दे लंच ब्रेक मोनिटर, एक को बना दे वो डिसिप्लिन मोनिटर, एक को बना दे यूनिफॉर्म मोनिटर, एक को कोई और मोनिटर बना दे असाइनमेंट मोनिटर। तो नाउ शी हैज़ डिवाइडेड हर ड्यूटी अमंग 4 चिल्ड्रन, ठीक है, 4 बच्चों में बांट दिया और उनको कहा कि जो डिफॉल्टर्स होंगे आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन नोट करोगे, जो काम कर रहे हैं ठीक है उनका टिक लगाओ, जो नहीं कर रहे उनका आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो या अपने पास नोट करो। अब इससे क्या हुआ, दिस प्रोसेस विल बी नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। मैम ने, क्योंकि अगर अकेले मैम करे तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज उन्होंने शी, ऐसा तो नहीं है कि शी हैज़ टू रिमेन इन योर क्लास ओनली फॉर होल ऑफ द डे, टाइम कम होता है, जीरो पीरियड मॉर्निंग में कम होता है टाइम, डायरी भी चेक करनी, सो मेनी थिंग्स आर टू बी डन। तो अब दूसरी क्लासेस में भी जाना है, तो मैम ने डिवाइड कर दिया काम को। नाउ वर्क कैन बी डन वेरी कंफर्टेबली, और जो चारों बच्चे हैं उनको भी कोई ना कोई ड्यूटी मिली, दे विल ऑल्सो फील रिस्पॉन्सिबल, वो भी कहेंगे कि हमें ये काम दिया है तो वी शुड डू इट इन ए बेस्ट पॉसिबल मैनर, वो भी रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, वो भी ठीक से काम करेंगे, और क्लास का काम कैन बी डन कंप्लीटेड इन ए वेरी कंफर्टेबल एंड नाइस मैनर। तो ये कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो अब ऐसे ही है यहाँ पे कि इफ, क्योंकि इन अवर कंट्री इज ए फेडरल कंट्री, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है, बाकी की स्टेट गवर्नमेंट्स है। तो नाउ इफ वी से कि भी सारी पावर्स इफ देयर लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, तो देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। इतना बड़ा कंट्री है हमारा, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हर एक जगह ये भी देखे कि वहाँ पे क्या अरेंजमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ, ये काम हुआ कि नहीं हुआ, इतने सारे काम होते हैं। तो एक सरकार के लिए, एक गवर्नमेंट के लिए ये बहुत डिफिकल्ट है। तो फिर उसके लिए क्या किया गया है, जैसे ही आप यहाँ पर देखो, यहाँ एग्जाम्पल बड़ा अच्छा सा दिया हुआ है कि हमारे कंट्री में सम स्टेट्स आर लाइक दैट, वो उनका एरिया, जोग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि वो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज से भी बड़े हैं। लेट मी टेल वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमारी जो उत्तर प्रदेश स्टेट है इन आर कंट्री, ठीक है, वो, वहाँ की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 25 करोड़ के आसपास है, और वो इतनी पॉपुलेशन, इतना बड़ा हमारा स्टेट है, यूपी के पूरी स्टेट में से 3-4 इवन 5-6 यूरोपियन कंट्रीज निकल सकते हैं, वो इतने छोटे छोटे से कंट्रीज हैं, कुछ एक लाखों की पॉपुलेशन वाले हैं। और हमारे यहाँ देखो, वो एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसमें ही 25 करोड़ के अराउंड लोग रहते हैं। तो यूरोपियन कंट्री तो बहुत छोटे छोटे, हमारी तो उतनी एक एक स्टेट के बराबर भी नहीं है। तो कहने का मतलब कि बहुत यहाँ पे वास्ट पॉपुलेशन है, और कई स्टेट्स वैसे ही, जैसे महाराष्ट्र भी बहुत बड़ी स्टेट है कंपैरेटिवली, उत्तर प्रदेश एक बड़ी स्टेट है, राजस्थान एक एरिया वाइज बहुत बड़ी स्टेट है। तो ऐसे इसमें से तो कई सारे यूरोपियन छोटे छोटे कंट्रीज निकल सकते हैं, है ना। तो अब उनको फिर इतनी बड़ी स्टेट्स को मैनेज करने के लिए फिर क्या किया जाता है, या और बाकी की भी और भी स्टेट्स हैं, पंजाब हरियाणा सब स्टेट्स हैं, तो फिर क्या किया जाता है कि उस फेडरल टाइप की जो कंट्री है हमारा, यहाँ देखिए, फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो भी पहले तो हमारे कंट्री में एक सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद फिर बहुत सारी पावर्स जो है दे हैव बीन गिवन टू द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स। जो आपने पहले पढ़ा था ना, स्टेट लिस्ट, बहुत सारी पावर्स उनको दी हैं कि वो अपने स्टेट के कानून बनाए, अपनी स्टेट को चलाएं। फिर और आया है कि स्टेट गवर्नमेंट भी, कई कई स्टेट्स भी बहुत बड़ी हैं, तो उनको भी आगे मैनेज करने के लिए फिर और डिवीजन कर दी गई, और पावर्स को नीचे वाले लेवल तक लाया गया। क्या है वो, यहाँ पर अंडरलाइन ये सारी लाइंस को करना है आपने, बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट there is another tier. This is the rationale for decentralization of power, resulted a third tier of government called local government. ये पूरे को अंडरलाइन कर लेना, मतलब जो थर्ड टीयर, टायर नहीं कहना, टीयर मतलब थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, उसका नाम है लोकल गवर्नमेंट। जैसे फगवाड़ा की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जलंधर की है, या अपना लुधियाना की है, ऐसे जितनी भी स्टेट्स में जो जो भी कॉरपोरेशंस हैं या म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जब विलेज है तो वहाँ पे पंचायतें हैं, तो ये सारा कुछ क्या है, दे कम अंडर द हेड ऑफ लोकल गवर्नमेंट, अपने अपने एरिया को चलाना। तो ये क्यों किया गया, क्योंकि हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, अगर छोटा होता साइज में या पॉपुलेशन में, फिर शायद लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत ना पड़ती,
बट सिंस इट इज़ वेरी लार्ज एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, तो इस करके डिवाइड करना पावर्स को वेरी इसेंशियल। तो वही जो डिवाइड किया जाता है उसी को नाम दे देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब कुछ कामों की जिम्मेदारी इज विद सेंट्रल गवर्नमेंट, सम वर्क्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सम वर्क्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट। सब अपने अपने लेवल पे काम करते हैं, तो फिर सब कुछ स्मूथली चलता है। अब अभी भी कई जो नहीं करते, फिर वहाँ पे कियोस्क तो होता ही है। तभी आप देखते हो हम वी ऑल पीपल वांट कि हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है वो बढ़िया तरीके से काम करे, हमारे घर के आसपास की जो लोकेलिटी की रोड्स अच्छी हों, स्ट्रीट लाइट अच्छी हो, सड़कों पे पॉट होल्स ना हो, खड्डे ना हो, सड़कें अच्छी हों, हाईवे पे लाइट का अरेंजमेंट हो, सब चीज़ें हम चाहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारी लोकेलिटी में अच्छे से आती हो, मतलब वी वांट ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़। तो ऐसे ही इन कामों की जिम्मेदारी किस किस की है, वो अलग अलग गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये यहाँ पे उसको कह दिया जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे आ जाए सेकंड पैरा में अंडरलाइन, तो फिर यहाँ पे बताया गया कि लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ दैट हैज़ बीन टोल्ड हियर, when power is taken away from central and state governments and given to local government, it is called decentralization। यहाँ पे अंडरलाइन करो, दिस इज द डेफिनेशन। यहाँ से आपने लर्न करना है, क्वेश्चन आ सकता है आपको, डिफाइन द टर्म डिसेंट्रलाइजेशन। तो फिर आप लिखोगे व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये इस वे से नहीं लेना कि सारी पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की लेके लोकल गवर्नमेंट को बना दिया। अब ये ऐसे नहीं सोचना कि प्राइम मिनिस्टर भी इम्पोर्टेंट नहीं है, चीफ मिनिस्टर भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और हमारी जो वार्ड का जो काउंसलर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मतलब नहीं है कि उसकी पावर सबसे ज़्यादा है। यहाँ सिर्फ मतलब ये है कि कुछ पावर्स, some powers of central and some powers of state, they have been given to the local government। ठीक है, that is this process is called decentralization। फिर आइडिया क्या है आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे को प्लीज अंडरलाइन। बेसिक आइडिया क्या है behind the decentralization कि large number of problems and issues which are best settled at local level, people have better knowledge of problems in their localities, they also have better ideas where to spend money and how to manage efficiently। Besides, at local level it's possible for people to directly participate in decision making, it helps to inculcate the habit of democratic participation and local self government। ये पूरा पैरा यहाँ पर आप प्लीज एक साइड पे यहाँ लिखो, आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यहीं पे लिख लो बेटे, यहाँ साइड पे लिख लो, ये सारे पैरे को ब्रैकेट में करके, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये बुक से ही आप याद कर सकते हो कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे आप देखते हो जिस भी एरिया में लोकेलिटी में आप रहते हो उसका वो कोई वार्ड है ना, जैसे स्कूल में पर्सनल मेमोरेंडा में आप भरते हो वार्ड नंबर, तो आपके वार्ड का कोई ना कोई काउंसलर भी होता है, वो उस आपके वार्ड की डेवलपमेंट के कामों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। आपकी कोई भी गलियां टूटी हुई हैं, कोई सड़क टूट गई है आपकी लोकेलिटी में, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई पानी की प्रॉब्लम है, कुछ भी है आपकी लोकेलिटी के, आपके वार्ड के अंदर अंदर की प्रॉब्लम, तो आप अपने यू गो टू योर काउंसलर, उसको आप कंप्लेंट करते हो भी भाई हमारे यहाँ ये समस्या आ रही है, तो उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आगे वो भी जीतना चाहता है, नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में वो चाहता है कि मैं यहाँ से मुझे विक्ट्री मिले, तो फिर लोगों के काम करवाता है वो, तभी उसको फिर लोग उसको फेवर करते हैं, उसको चुनते हैं इलेक्शन में। तो लोकल गवर्नमेंट का ये फायदा है कि क्योंकि आम जो यहाँ पर रहने वाले लोग होते हैं, दे नो बेटर अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। अब फगवाड़ा में जस्ट फॉर एग्जांपल कह रही हूँ, अर्बन स्टेट में जहाँ हमारा स्कूल है, ये लोकेलिटी में, अब यहाँ पे कौन सी गली टूटी हुई है, रोड टूटी हुई है, कहाँ पे क्या समस्या, कोई सीवरेज की समस्या है या कुछ और समस्या है, अब ये किसको ज़्यादा पता होगा? आप लोगों को पता होगा, दोज हु आर लिविंग इन दैट एरिया। अब किसी बाहर के, किसी लुधियाना के किसी आदमी को थोड़ी पता होगा कि अर्बन स्टेट फगवाड़ा में क्या समस्याएं हैं, वहाँ बारिश के दिनों में इतना पानी खड़ा हो जाता है। अब ये प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी पता होगा, चीफ मिनिस्टर के पास भी इतना टाइम थोड़ी है कि वो सिर्फ अर्बन स्टेट की समस्या को देखे। तो किसकी जिम्मेदारी है और किसको बेहतर पता होगा? आपका जो लोकल रहने वाले लोग हैं वहाँ के, उनको पता होगा, और उनके जो काउंसलर है उसको पता होगा, क्योंकि वो भी उसी इलाके का होता है। तो फिर जिसको अपनी प्रॉब्लम का पता है वही उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, उनसे बेहतर सोल्यूशन तो नहीं कोई दूसरा निकाल सकता। तो ये इसकी लोकल गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस है कि इनको अपनी समस्याओं का पता होता है, उनको पता है कि कहाँ पे मनी शुड बी स्पेंट, किस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, कैसे डेवलपमेंट की जाए इस एरिया की। मतलब अपनी प्रॉब्लम्स, जैसे हम कहते हैं ना, अपने घर की प्रॉब्लम्स आपको ही पता है ना, नेबर्स को तो नहीं पता होंगे कि आपके घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आपको पता है। तो सेम वे जो लोकल एरिया है उसकी प्रॉब्लम्स, उसके सल्यूशंस, उसके बारे में सही ओपिनियन जो होती है, राइट वे कि कैसे इसको ठीक किया जाए,
क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, दे आर नोन बाय द लोकल पीपल। तो ये लोकल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि काउंसलर उसी में से चुने जाते हैं, तो वो अपने अपने एरिया को अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। ये इसकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इम्पॉर्टेंस है। ठीक है जी। तो आज हमने सिर्फ यहाँ तक किया है। सो टुडे योर वर्क इज अप टू दिस पार्ट, यहाँ तक आपने करना है। अभी मैं आई एम गोइंग टू शेयर द दिस attendance form in your class group, so you quickly fill that attendance form. Yes, okay, quickly fill the attendance form, then I will delete that. Those who have filled, they can leave the meeting. जो अटेंडेंस फॉर्म फिल कर लेते हैं, सबमिट कर दिया, दे कैन लीव द मीटिंग। बेटे मैम ये अटेंडेंस फॉर्म फिल नहीं हो रहा, इसमें लिख रहा है ट्राई फिर नहीं कांटेक्टिंग हो द रहा ओनर। अटेंडेंस। ओके, हो ही नहीं नहीं रहा। हो रहा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेट फॉर ए सेकेंड। जस्ट ए सेकेंड, आई एम ट्राइंग टू डू इट फास्ट। वो रिस्पॉन्स का आ गया होगा ना। एक मिनट बेटे। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही नोट कर लेती हूँ। भूमि, आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटे जल्दी से। कोई बात नहीं, मैंने उसका रिस्पॉन्स ऑफ किया हुआ था, नो प्रॉब्लम।